हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि रिजोनेंस क्यों होता है। रिजोनेंस होने के पीछे किसका काम क्या था? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, उसका कंडीशन क्या पढ़ाया था कि कोई भी जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन और साथ में क्या होना चाहिए? प्लेनरिटी। यानी मैं दोनों को बहुत ही डिटेल में आपको लिखाया भी था और समझाया भी था कि रिजोनेंस तभी होगा। और साथ में क्या होगा, 6 मैंने कैटेगरी भी बताया था कि 6 कैटेगरी में कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा कॉन्जुगेशन होने के लिए। ये सब कंडीशन किसके लिए वैलिड होगा? रिजोनेंस के लिए भी सारा का सारा कंडीशन क्या होगा? रिजोनेंस के लिए भी वैलिड होगा। अब मैं वन बाय वन इसको थोड़ा कुछ और आगे रिजोनेंस हाइब्रिड समझाने का मैं कोशिश करता हूँ कि रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा है कि कोई इस तरह से मॉलिक्यूल रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और एक ऑक्सीजन हो गया, एक होगा ना, 2 लोन पेयर यहाँ पर होगा। अब देख रहे हो कि एक कॉन्जुगेशन करेगा कि नहीं, यानी कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब क्या हो गया? रिजोनेंस भी करेगा कि नहीं। अब 6 जो कैटेगरी था उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। लोन पेयर सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड, सेपरेटेड विथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर है ना। आप यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है मेरा कॉन्जुगेशन का जो कंडीशन है, कॉन्जुगेशन का जो कंडीशन होता है उसमें सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन करा रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मेन जानते हो क्या है कि 2 लोन पेयर है। अब कौन सा लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन यानी डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन करेगा? सिंपल सी बात है, कौन सा करेगा? जो पाई ऑर्बिटल, जो इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल, जो दोनों सेम प्लेन में आएगा तभी तो होगा। अपोजिट प्लेन वाला कभी करेगा? मैं पिछला डेमो कराया था ना 2 पेपर लेकर के, नहीं करेगा। यानी जब भी कौन सा करेगा, इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल दोनों एक ही प्लेन यानी इस बोर्ड के प्लेन में आएगा तभी तो करेगा। यानी वही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा जो जिसका पी ऑर्बिटल बगल वाला का पी ऑर्बिटल का सेम प्लेन में होगा। यानी ये लोन पेयर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उड़ जाएगा। कार्बन कभी भी 4-5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। यानी मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ इस तरह से, CH2 C और H डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा ना ऐसे। इस पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जब जैसे ही देखो इसके पास कितना था, ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ था इसमें कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट था? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा ना है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा तो क्या नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 1 बॉन्ड शेयरिंग कर रहा था। 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे करके शेयरिंग कर रहा था। लेकिन जब बॉन्ड लेने के बाद, जब इलेक्ट्रॉन लेने के बारी आ गया तो इसने क्या किया? दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल कौन सा होगा? आप तुरंत कहोगे सर फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला स्टेबल कम होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाता है तो क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाता है। तो फिर आप कहोगे कि सर तो फिर आपने ऐसा क्यों बनाया? मॉलिक्यूल्स भले भांति क्या था? स्टेबल था, इसको अपन स्टेबल स्ट्रक्चर क्यों बनाया? एक्चुअली हम कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ कि मैं रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बना दिया। भैया रिएक्टेंट स्टेबल था और प्रोडक्ट क्या था? अनस्टेबल था। हम यहाँ पर कोई रिएक्शन तो करवा नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम क्या सिंपली हम रिजोनेंस करा रहे हैं, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा रहे हैं। तो फिर भी सर क्यों बना? ये हाईली अनस्टेबल। देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, सोचो कितनी अनस्टेबल है। ऑक्सीजन एक अच्छा खासा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने के मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सोच रहे हो ना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं, मेरे ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा कि नहीं। तो फिर आखिर क्यों बना? सिंपल सी बात है। मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा कह रहा हूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? ये पाई बॉन्ड बनने के लिए आ रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से हट मैंने ब्रेक हो रहा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा, क्या दोनों के दोनों लोन पेयर कहाँ आ रहा है? इसके पास आ रहा है। क्या आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देख सकते हो? देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं देख सकते हो। उसकी क्लाउड को भले को देख सकते हो। जैसे मान के चलो कि
कोई हीरोइन नाच रहा है, आप लोग आजकल फेमस चल रही है रश्मिका मंदाना, सपोज वो नाच रही है 360 डिग्री से, 360 डिग्री। अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ इसका आपको पिक लेना है यानी फोटो लेना है, वो 360 डिग्री से क्या हो रहा है, नाच रही है। आप जब उसको फोटो लोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पोजीशन पर आएगा। जैसे अगर यहाँ पर जैसे नाच रही है यहाँ आएगा तो क्या होगा, सिर्फ एक पोजीशन आएगा। अगर यहाँ जिसमें आप कैमरा क्लिक करोगे, सपोज वह इस माने इस कंडीशन में रहेगी इस, तो क्या हो जाएगा, ये सामने वाला आएगा। यानी आप किसी भी स्ट्रक्चर का, आप जब घूमता हुआ स्ट्रक्चर का जब आप फोटो लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पोजीशन आएगा। उसी तरह है जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो दिखेगा नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या हो जाएगा, मूव करा, यहाँ से यहाँ आएगा, आया कि नहीं, फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपीटेडली, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर ये बाउंड ब्रेक होगा कि नहीं। यानी आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं देखेगा। यानी किसी पॉइंट पर हम इसका कितना पिक्चर बना सकते हैं, 1 2 जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पर मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पिक्चर, कहीं मुझे 3 पिक्चर 4 पिक्चर बनाने का रिक्वायरमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, मैं उसके अनुसार भी बनाऊंगा। यानी कोई घूमता हुआ चीज को आप जब भी फोटो क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही पोजीशन को आप कैमरा में कैद कर पाओगे। सेम टू सेम यहां भी हुआ, यानी कुछ ना कुछ होगा। हम भी जानते हैं कि रिजोनेंस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी फिनोमेना होता है, एक्चुअली एक घिस्ट नहीं होता है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। यानी कुछ और होगा जो पूरा मॉलिक्यूल्स का क्या करेगा, पूरे मॉलिक्यूल्स को माने बताएगा, वही होता है रिजोनेंस हाइब्रिड। इस तरह से मैं लिखा, ओ और एच, इस तरह से बॉन्ड बन गया, देख रहे हो कि नहीं। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां हो रहा है, यहां से इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। एक्चुअली पहले शुरू में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहां पर क्या था, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहां पर एक्चुअली में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ गया कि नहीं। यानी आपको यहां पर दिखने में क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे इस मॉलिक्यूल्स का तो आपको दिखने में क्या लग रहा है कि डबल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली कितना है, डबल बॉन्ड से कम हो गया। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली क्या है, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं। यहां पर देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा है, इस मॉलिक्यूल्स में देखो और इस मॉलिक्यूल्स में देखो। यानी इसी को हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। यानी जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कौन करता है, ये रिजोनेंस हाइब्रिड, ना कि ये दोनों स्ट्रक्चर। और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बोलता हूं। यानी मॉलिक्यूल्स को पूरा डिफाइन कौन करेगा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड, ना कि ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आप सोचो कि सर आप तो सवाल दिए नहीं कि एक्चुअली ये क्यों बना। हम भी जानते हैं कि रिजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट होता है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है। स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कमता है, ये तो हम जानते हैं। अब सोचो कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से जितना वह मॉलिक्यूल, यानी ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो उसके कारण क्या होगा, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया, तो उसके कारण जो अनस्टेबिलिटी आया होगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट का जो डिस्पर्सन हुआ होगा उसके कारण जो स्टेबिलिटी आएगा वो वहां पर क्या हो गया, डोमिनेट कर गया होगा। दैट्स वाई आपका ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट किया। ऐसे दोनों क्या होता है, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी होता है। सिंपल सा, पूरी मॉलिक्यूल्स का डिफाइन कौन करेगा, ये करेगा। लेकिन बनने के पीछे समझ गए ना, मानता हूं कि अनस्टेबिलिटी हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मूवमेंट भी तो यहां पर हो रहा है। जब क्लाउड का एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ता ना है, इसलिए दैट्स वाई स्ट्रक्चर भी बनेगा। यानी अब हमें क्या करना है, हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसा लेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी देख लो इसका कितना बना, इसका कितना बना, 2 बना, और साथ में क्या हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब बताओ कि इनिशियली यहां पर कोई चार्ज था, नहीं चार्ज था, यहां पर चार्ज था, नहीं चार्ज रहा था, बाद में देखो तो यहां पर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर कितना है, निगेटिव चार्ज, यानी बैक भी तो करेगा। यानी पूरा पॉजिटिव चार्ज ना होगा, पूरा निगेटिव चार्ज नहीं होगा, यानी जब भी होगा यहां पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा निगेटिव।
यही एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी रिजोनेंस का ये भी डिफिनेशन हो सकता है कि यह कंसेप्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो दो फॉर्म में होता है, और दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, यानी एक ही स्ट्रक्चर का दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड और लोकेशन ऑफ लोन पेयर। ये भी अच्छा सा डिफिनीशन रिजोनेंस का हो सकता है कि भैया दो स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो गया, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ लोन पेयर और पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड का। यहाँ पर नहीं है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड का नहीं है डिफरेंस। पहले लोन पेयर यहाँ था, फिर लोन पेयर कहाँ गया, यहाँ आ गया। पहले पाई बॉन्ड यहाँ था और पाई बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ हो गया। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी मॉलिक्यूल को प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कौन करता है, रिजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं एक और यहाँ पढ़ लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2+, है कि नहीं। अभी जानते हैं कार्बोकेटाइन इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। यहाँ भी हो सकता है कि नहीं, कॉन्जुगेशन कैटेगराइज मैंने करवाया था, इस तरह नहीं करवाया था। डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड विथ वैसा ऑर्बिटल जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है। यहाँ भी नहीं हो सकता है। रिजोनेंस देख लो यहाँ पर, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा कि नहीं। मैंने भरा हुआ गिलास क्या हो गया, बिना भरा हुआ गिलास को देगा, तो इसका ही बन सकता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से। देख लो बन गया कि नहीं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, जाएगा कि नहीं। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब आगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, तो खुद सोचो कि इसका ये एक इलेक्ट्रॉन तो कम जाएगा, यानी होना चाहिए था 4, हो एक कम गया, तो क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अब पाई बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ हो गया। यहाँ पर क्या आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड दिख रहा था। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। यानी इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। हम लोग रिजोनेंस देखो, ये जो होता है, ये दोनों जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको सेपरेटेड करने के लिए इस तरह से हम लोग सिंबल और एरो देता हूँ। यानी इसका हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूँ। CH2 इस तरह से बना लेना है, इस तरह से बना लेना है। अब देखो इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए हम डेल्टा मानते हैं कि पूरा पॉजिटिव नहीं है। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर भी आ गया डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड नहीं हो गया। यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली में डबल बॉन्ड है नहीं है। यानी अपना जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का क्या गया, डिलोकलाइजेशन कर रहा है, किसके साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। यानी ये भी एक तरह क्या हो गया, टाइप ऑफ कंजुगेशन हो गया। तीसरा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अब बताना, CH2, ये बताओ NH3+, क्या यहां पर कंजुगेशन होगा, खुद सोचो। नाइट्रोजन के पास होगा, नाइट्रोजन के पास कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन था कि नहीं। चारों के चारों क्या हो गया, भरा हुआ है। यानी नाइट्रोजन पर इस तरह से देख लो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब बताओ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए भैया। बहुत बड़ा, खुद में एक सऊदी अरेबिया का किंग है, समझ रहे हो कि नाइट्रोजन देखो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं है, लेता नहीं, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है। यानी ठीक है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मानता हूं आपके अनुसार क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में डिफिशिएंट नहीं है। आप देख सकते हो, इसको बॉन्ड बना के देख लो, H H H 1 2 देख लो, 2 2 4 2 6 2 8, देख लो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है। तो भैया इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं रहा है, पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड का क्लाउड है, इसका डीलोकलाइजेशन क्यों नहीं आ रहा है। भैया नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। क्या नाइट्रोजन के पास 2d होता है, जो d ऑर्बिटल होता है जब एग्जिस्ट कहां से करता है, 3d से स्टार्ट होता है, यानी 2d तो होता नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास कोई भी ऐसा p ऑर्बिटल खाली नहीं है। नाइट्रोजन का देख लो ना, बना लो, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, यानी ये करता है इन्वॉल्व इस तरह से 2s 2p
2D होता है? नहीं होता है। 2D होता है? होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ? बताओ इसके पास कहाँ है कोई ऑर्बिटल खाली? नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ये नहीं लेगा। यानी ये क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। ये करेगा? नहीं करेगा। अपरूप इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? आपको देखने में लग रहा है कि भिखारी है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो गया? ये अमीर है, यानी ये नो कॉन्जुगेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो कॉन्जुगेशन। मैं चौथा एग्जाम्पल लेता हूँ, CH2 CH। अब देखो PH3, इसके ऊपर पॉजिटिव, हाँ ले लेगा। आप जानते हैं फॉस्फोरस का 3D होता ना है, 3D तो पूरा खाली है, नहीं है खाली। फॉस्फोरस का आप लिखो ना, फॉस्फोरस का और आउटरमोस्ट में कितना आता है? 3s2 3p3 और क्या होता है? 3D, जो कि पूरा 3D क्या होता है? खाली होता है। यानी इसके पास आप वैकेंट d ऑर्बिटल है, यानी इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन हो सकता है। आराम से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन मजे में होगा, हो जाएगा कि नहीं? इसके पास क्या होगा? वैकेंट d ऑर्बिटल खाली है, यानी यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन होगा। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको पहचानना है, यहाँ पर क्या होगा? इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्जुगेशन क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा इस मॉलिक्यूल्स में। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, सोचने दो। हाँ, ये वाली करवाया था, CH2 CH और क्या हो गया? CH2 इस तरह से, यानी इसके पास कितना आ गया? एक फ्री रेडिकल आ गया कि नहीं? अब यहाँ पर देखो, ये भी था ना, ऑपोजिट नहीं था कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड विथ ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कंजुगेशन का एक भी पार्ट है, यानी यहाँ भी कंजुगेशन होगा। लेकिन यहाँ पर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का होगा कि नहीं? यानी बंदा ने क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह से, यानी हाफ एरो करेंगे। हर जगह मैं क्या फुल एरो कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा? हाफ एरो होगा फ्री रेडिकल वाला में। अब बताओ, एक कार्बन से क्या बोलेगा बगल वाला कि भाई देख, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। यानी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। और बंदा क्या करेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ, ये सिर्फ ले लेगा, यानी यहाँ हाफ एरो हो गया। इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस तरह से। यानी यहाँ तो पाई बॉन्ड बन गया और यहाँ पर क्या हो गया? फ्री रेडिकल आ गया कि नहीं? इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, रिजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर डेल्टा। देख लो होगी नहीं? जो फ्री रेडिकल जो है कभी यहाँ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फ्री रेडिकल यहाँ जा रहा है, नहीं आ जाएगा। यहाँ जब उठेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं? लेकिन डबल बॉन्ड एक्चुअली में है, देखो फिर सिंगल बॉन्ड हो गया। यानी रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आपको दिखने में लग रहा है कि डबल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या हो? डबल बॉन्ड से कम है। यहाँ पर दिखने में आपको सिंगल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है? डबल बॉन्ड से कम है। आप देखे होंगे रॉकेट जब उड़ता है कि नहीं, तो रॉकेट का आप स्पीड बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो। लेकिन रॉकेट के पीछे जो धुआं होता ना धुआं, यानी धुआं आप देख के बता सकते हो कि भैया हाँ, इसके पहले आधा घंटा या हाफ एन आवर 1 आवर पहले क्या होगा? रॉकेट गया होगा। यानी उसकी क्लाउड दिख रहा है उस धुआं का। सेम टू सेम वहां भी ऐसा ही होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमें नहीं दिखता है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ कि नहीं, यानी डिलोकलाइजेशन हुआ, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उसकी जो क्लाउड होगा, वो हमें ये दिखेगा। यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो हमें दिखता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो बिल्कुल है, आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ना। और मैं कुछ और स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर, आप देख लो। CH2 डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड। अब बताओ कंजुगेशन का जो क्लासिफायर था ये इसमें हो सकता है रिजोनेंस अपरूपी हो सकता है, नहीं था। डबल बॉन्ड सेपरेटेड विथ सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड विथ डबल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा? आपस में डिलोकलाइजेशन हो जाएगा। यानी ये यहाँ जाएगा कि नहीं, और ये कहाँ से उठ जाएगा? यहाँ उठ जाएगा। यानी दूसरा इसका स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा? इस तरह से CH2 CH2, यानी यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? और यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये आगे गया, ये भी तो पीछे आ सकता है।
बहुत बच्चा हो गया भाई इसको पीछे, ठीक है इसका भी बना लेता हूँ फॉर्म, इसका भी बना लेता हूँ CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के चला जाएगा यहाँ पर इस तरह से, यानी दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया आपका पॉजिटिव हो गया। देख लो इसका कितना स्ट्रक्चर बन गया 3 स्ट्रक्चर, बाकी हम लोग कितना स्ट्रक्चर बना रहे हैं 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसका हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड, तो इसका क्या हो जाएगा CH2 CH CH CH2, देख लो कभी डबल कभी सिंगल बॉन्ड, यानी कि बीच में कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा कि नहीं। अब क्या इसके ऊपर हम डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों का दोनों कार्बन क्या हो गया, दोनों कार्बन का क्या सेम औकात होता है, यानी सेम लेवल पर है, यानी यहाँ पर कभी भी कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस, सेम मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस 2 फॉर्म में होगा कि नहीं, दोनों फॉर्म में डिफरेंस क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड या लोकेशन ऑफ लोन पेयर, वही क्या होता है रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस के लिए क्या हो जाए, कॉन्जुगेशन हो जाए, यानी जितना कॉन्जुगेशन का कंडीशन था सब के सब डायरेक्ट रिजोनेंस के ऊपर अप्लाई होगा। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या करता है, पूरी मॉलिक्यूल्स का डिफाइन करता है, यानी पूरी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बावजूद भी मॉलिक्यूल क्यों बना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन के कारण जो मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी उठ रहा है वो भारी पड़ जाएगा, किस पर, पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो अनस्टेबिलिटी होगा मॉलिक्यूल्स में, समझ लो बात को ना। यानी पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो गया कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करने पर क्या होता है, हम भी जानते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। यानी अब दोनों में देखेंगे कि स्टेबिलिटी घटना और स्टेबिलिटी बढ़ना किसमें ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर हो गया, तो हम भी जानते हैं कि डोमिनेंट फैक्टर किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन में। इसलिए क्या होता है, वह फोर्स मिनिमाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। दैट्स वाई रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस हर मॉलिक्यूल्स में होता है, हमको दिखता नहीं। जैसे कैसे होते हैं, गॉड है कि नहीं, गॉड हर जगह है, हम भी जानते हैं, गॉड का कृपा हमें जस्ट महसूस होता है, जस्ट सेम टू सेम वहां भी है। रिजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फोर्मूला है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर में होता है। होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी बढ़ता है। आप खुद समझ गए कि मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है, अप्रूप इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है। यानी डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है, चार्ज का जब डीलोकलाइजेशन होगा तो जैसे एक जगह चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग होगा, उसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स हो गया, यानी चार्ज यहाँ था यहाँ से यहाँ आ गया, यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कमजोर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमजोर तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स का घट गया, जिससे कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। जस्ट सेम टू सेम यार। लेकिन हमने क्यों दो बनाया है, सिंपल से, पंखा नाच रहा है, पंखा का फोटो खींचो तो अपरूपी एक बार में क्या होगा, एक ही पिक आएगा, नहीं आएगा। जहां भी पंखा का डैना होगा कि एक बार में तीनों की तीनों डैना को बना सकते हो, पूरी 360 में नहीं बना सकते हो। जस्ट सेम टू सेम है, यानी ए भी स्ट्रक्चर बन रहा है, ए भी स्ट्रक्चर बना है। हमें महसूस कौन होता है, ए रिजोनेंस हाइब्रिड वाला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम जानते हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के कारण क्या हो गया, कुछ ना कुछ क्लाउड आ गया, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। वहां पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में है रिजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड भी हो रहा है, यानी उसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां भी हमें दिख रहा है। इसलिए मॉलिक्यूल्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कौन करता है, या रिजोनेंस हाइब्रिड करता है कि नहीं। अब मैं इसी पर बताऊंगा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद कॉपी कर लेना। यानी अब हम इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और नॉन इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। ये तो आप बना ही लिए थे, ये दोनों क्या होता है, आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है दोनों। ये दोनों क्या होता है, आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों को सेपरेट करने के लिए किस तरह का सिंबल यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। अब कार्बोनेट आयन तो आप लोग जानते हैं,
जानते हैं कार्बोनेटाइन, उसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। आप लोग देखना कैसे बनता है। जो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आप लोग सीखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब सोचो, देखो यहाँ पर 7, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 6 होता है। इसका आउटरमोस्ट में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हो, यानी इसके ऊपर कितना आ गया निगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखोगे इसमें कंजुगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, है ना। लोन कॉन्जुगेशन के लिए तो मस्ट यहाँ पर हमको सारा सेटिस्फाइड हो रहा है, सारा रूल सेटिस्फाइड हो रहा है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। यहाँ से डिस्पर्सन, जिससे यहाँ पर क्या है चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर जाएगा, फिर चार्ज क्या हो गया यहाँ से डिस्पर्स होकर चार्ज इसके ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है। यानी इसका हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं इस तरह से। तब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा, जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि नहीं। तो मैं बना कर देखता हूँ इस तरह से, इस तरह से, यानी पहले से कितने 1 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या होगा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया। यानी देख रहे हैं कि नहीं, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब एक बार और इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स हो सकता है, यानी डिलोकलाइजेशन हो सकता है ए वाली, यानी यहाँ भी ये भी तो हो सकता है, ये भी, ये दोनों नहीं हो सकता है आप, यानी लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विथ सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड विथ डबल बॉन्ड, यही तो कॉन्जुगेशन है। यानी रिजोनेंस के लिए कंडीशन जो हमको होना चाहिए एप्रोप्रिएट यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी थर्ड जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और 7वां ये हो गया लोन पेयर। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड हो गया। आ गया कि नहीं। ये आपस में तीनों में क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना, आपस में तीनों क्या है कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मैं रिजोनेंस हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजोनेंस हाइब्रिड बनाने का वो कैसे बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड देता हूँ इस तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया कि नहीं। अब देखो कि आपको यहाँ पर दिखने में क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी ना तो ये सिंगल बॉन्ड है ना तो ये डबल बॉन्ड है, यानी क्या हो गया ये दोनों के बीच में होगा, इसलिए हम यहाँ पर डॉटेड लाइन दे रहे हैं कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से क्या हो गया दोनों के बीच में होगा। यहाँ भी देख लो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी इसका भी क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से। फिर इसका भी देख लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से, यहाँ भी हो जाएगा इस तरह से हो गया। अब मैं चार्ज देखता हूँ, एक बार इस पर निगेटिव चार्ज आया, एक बार इस पर भी निगेटिव चार्ज आया, एक बार इस पर, यानी सारा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है निगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी क्या हो गया इसका हम डेल्टा निगेटिव यहाँ पर लिख दिए, यानी क्या हो गया एक्चुअली क्या हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। आगे हम शॉर्टकट में इसको क्या लिखेंगे R.H रिजोनेंट हब, और इसका R.S रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये जो इसमें दोनों में अंतर है कि नहीं। हाँ सर अंतर है, उस पर चार्ज आ गया सर, चार्ज जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा वह अनस्टेबल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा सर स्टेबल हो गया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये दोनों जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी सेम नहीं है, यानी कि एक का स्टेबल ज़्यादा है और एक क्या हो गया अनस्टेबल कम है। यानी जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहेगा, यानी उसकी कंपोजिशन ज़्यादा रहेगा कि नहीं, उसकी रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका क्या होगा हर चीज़ ज़्यादा होगा, किसमें रिजोनेंस हाइब्रिड में। यानी रिजोनेंस जो बना रिजोनेंस हाइब्रिड जो बना, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक कंट्रीब्यूशन से ही तो बना। अब इस कंट्रीब्यूशन से जब बना तो मुझे इसमें यह चेक करना है कि इस रिजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। अगर 4 स्ट्रक्चर है तो चारों स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, यानी जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा ना अपना पार्टिसिपेशन करेगा। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, पहला वाला स्ट्रक्चर, यानी रिजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ये इसमें इसका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट और नॉन इक्वली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब
इक्विवेलेंट क्या होता है सर, चाहे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, क्या दोनों सेम चीज़ है। आपको कहीं भी अगर मिल जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देख लो ये तीनों पिक्चर में अब वो कहीं भी कुछ डिफरेंस लग रहा है नहीं, यानी तीनों क्या होगा, एक दूसरे का फोटोकॉपी है। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी क्या हो गया, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेम हो गया। जब सेम होगा तो क्या होगा, तीनों का स्टेबिलिटी भी सेम होगा कि नहीं, यानी तीनों का जब स्टेबिलिटी सेम हो जाएगा तब सोचो कि रिजोनेंस हाइब्रिड कहाँ से बना है, यही तीनों कंट्रीब्यूशन से तो बनाना है। एक्चुअली क्या हो गया, पीक है, नहीं बोल रहे थे कोई नाच रहा है उसका जब पीक लेते हैं तो इस तरह से तीन रिप्रेजेंटेशन, यानी जब कैमरा पिक किया उस समय पिक है, और उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर को जो एक्सप्लेन करता है वो कौन सा है, रिजोनेंस हाइब्रिड, यानी पूरी 360, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हमें दिखेगा नहीं लेकिन उसका क्या होगा, क्लाउड तो हमें दिखेगा रॉकेट की तरह। यानी तीनों के तीनों क्या हो गया, सेम है, सेम स्टेबल है, यानी तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि तीनों का तीनों रिजोनेंस हाइब्रिड के अंदर में कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों का इक्वल होगा। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में क्या हो रहा है, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जिसका ज्यादा स्टेबल हो क्या हो जाएगा, ये सपोज लो घर में एक बच्चा होता है कि नहीं, घर में बच्चा कोई बाहर के रिलेटिव आते हैं तो बच्चा को क्या बोलते हैं कि ये बच्चा मम्मी की तरह ज़्यादा लगता है, जब बच्चा क्या हो गया, पापा की तरह ज़्यादा लगता है, ऐसा होता ना है। यानी जो रिजोनेंस हाइब्रिड फोटो हो गया, बच्चा हो गया, अब मम्मी की तरह ज़्यादा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर पापा की तरह ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो क्या हो गया, इसका कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा लग रहा है। कभी ऐसा भी तो होता है कि मम्मी और पापा का दोनों का कंपोजिशन क्या होता है, बच्चा में सेम हो जाता है। यानी आप बता ही नहीं सकते कि जो बच्चा है पापा की तरह लग रहा है या मम्मी की तरह लग रहा है, सेम टू सेम यही है। कि वह बच्चा है जिसका क्या होगा, आप नहीं बता सकते हैं कि पापा की तरह अच्छा लगता है या मम्मी की तरह लगता है, यानी कंफ्यूजन हो जाओगे। कंफ्यूजन में लोग कभी कभी गलत शक भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी दोनों की तरफ नहीं गया तो ऐसा थोड़ी है कि उसका बच्चा नहीं है, सिंपल सा जस्ट यहाँ पर सेम टू सेम हो गया। यानी तीनों के तीनों क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तीनों के तीनों स्टेबल हो गया, तीनों के तीनों कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा इसमें। यानी रिजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा ये तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन से बनेगा। यही हो गया इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और यही हो गया अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। यही चीज को मैं यहां पर लिखा हूं कि जो ज्यादा मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। और क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ रिजोनेंस हाइब्रिड इज मोर डिपेंडेंट ऑन मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अप्रूपी सही है, जो ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी भी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग क्या, कंट्रीब्यूटिंग परसेंटेज कंपोजिशन रिमेंस क्या हो गया, सेम होगा। यानी कि जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और या इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, इसमें कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा। और जो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन यानी कि नॉन इक्विवेलेंट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। यानी जो ज्यादा स्टेबल रिजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। यानी जब इक्वल, अब यहां पर एक चीज सोचो, जब इक्वल कंट्रीब्यूशन का जब बनेगा, जब इक्वल कंट्रीब्यूशन यानी इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनेगा तो यहां पर तो स्टेबिलिटी कोई पंगा नहीं है। जितना अगर सपोज 10 को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो क्या हो जाएगा, 10 का स्टेबिलिटी सेम हो जाएगा कि नहीं। जब स्टेबिलिटी सेम हो जाएगा तो उसका रिजोनेंस एनर्जी भी सेम होगा। हाँ वेरी गुड, उसका रिजोनेंस एनर्जी भी सेम हो जाएगा। उसका कंपोजिशन भी रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, सबके सब बराबर हो जाएगा। यानी यहां पर तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। टेंशन कहां रहा है, जहां पर नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। जब नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो वहां पर मुझे अब टेंशन हो गया कि भैया कौन सा, अगर 5 बन गया तो पांचों में कौन सा इक्विवेलेंट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। उसी के अनुसार रिजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंपोजिशन देखा जाएगा। यानी अब मुझे अगला जो पंगा क्या है कि भैया अगर सपोज 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, अब पांचों का क्या होगा, स्टेबिलिटी अलग होगा क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब उसमें मुझे उसका स्टेबिलिटी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 5 है तो पांचों में देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। यानी उसका फॉलोइंग रूल हमको लिखना पड़ेगा और रूल लिख करके क्या हो जाएगा, सारा का स्टेबिलिटी बताना पड़ेगा, ज्यादा किसका और कम किसका। यही हो गया इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और नॉन इक्वल, यानी इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी सिंपली एक शब्द में है कि जो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा वो फोटोकॉपी की तरह क्या हो जाएगा, सब के सब सेम हो जाएगा कि नहीं। और उसका कंट्रीब्यूशन भी रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
लेकिन जो नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिफरेंस है। आप सामने दिख रहा है दोनों क्या हो गया, स्टेबिलिटी डिफरेंट है। जब स्टेबिलिटी डिफरेंस है तो रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होगा तो उसमें जो मोर स्टेबल रहेगा ना उसका सब चीज स्टेबिलिटी कंपोजिशन क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड में सब चीज ज्यादा होगा। एक और मैं देता हूं, यहां पर देख लो कि CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां भी बन सकता है कि नहीं, यहां आएगा देख लो, इसका भी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बन जाएगा कि नहीं, CH3 C देख लो कि नहीं, ये भी क्या होगा, इक्वली हो गया। ये भी क्या होगा, दोनों के दोनों सेम लग रहा था, पिक्चर डिस्टॉर्टेड हो गया। मैं आगे इसको बनाऊंगा, समझ रहे हो कि नहीं, ये भी इक्विवेलेंट हो गया। यानी बहुत सारा स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस, अब वही स्ट्रक्चर का ही तो प्रैक्टिस चलेगा। यानी अब क्या चलेगा, आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको क्या करना है, सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या हो गया, उसकी रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। इसको करने के बाद फिर आगे हम क्या करेंगे, कि बहुत सारा स्ट्रक्चर देंगे और उसमें आपको पता करना है, जैसे नॉन इक्विवेलेंट वाला में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। इस तरह क्वेश्चन अब आगे प्रैक्टिस होगा। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, पॉज करो, कॉपी करो, और मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिजोनेंस का डायरेक्ट डिफिनीशन लिख देता हूं ताकि आपको समझने में इजीली हो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। आप इक्वली क्या होता है, नॉन इक्वली क्या होता है, कॉपी हो गया। जल्दी से मैं रिजोनेंस का फिर से एक बार डिफिनीशन लिख देता हूँ, उसी कंडीशन लिख देता हूँ। अप्रूव जो रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, सेम टू सेम वही तो होगा। जो रिजोनेंस होने का मतलब क्या होगा, कंजुगेशन, यानी कंजुगेशन का सारा कंडीशन किस में आ जाएगा, रिजोनेंस में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। हाँ, यानी हमने शुरू से लेकर अभी तक जो बका मैं उसको क्या किया, एक नोट्स के फॉर्म में पूरा लिख दिया। हमने रिजोनेंस के बारे में जो बोला था, समझे कि नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में यही होता है कि मैं ऑफलाइन क्लास में उतना थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखाता हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा है नहीं भाई, मैंने बोला उसको मैं क्या करूँगा, जब तक नहीं लिखूंगा लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैंने रिजोनेंस में क्या बोला था, पहला पॉइंट क्या बोला था कि रिजोनेंस आखिर होता क्या है। सिंपल सा बात कि दो मॉलिक्यूल्स है ना, दो मॉलिक्यूल या दो आयंस हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड का। यही ना है कंसेप्ट और एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन मोर देन वन फॉर्म व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर इन द लोकेशन ऑफ लोन पेयर और पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रिजोनेंस हो गया। और दूसरा क्या लिखाए थे, रिजोनेंस इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखवाए थे ना, बोले थे ना कि रिजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है। जब डिलोकलाइजेशन होता है तो मुझे इलेक्ट्रॉन, हम देखते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होता था, देखते ना थे, तो उसमें क्या हमको पाया गया था कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड भी था और नॉन बॉन्डेड था। बॉन्डेड में कहा था, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में। लेकिन सिग्मा बॉन्ड का हम जिक्र नहीं किए थे, क्या बोले थे कि सिग्मा बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में डील करेंगे। रिजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है, एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन पाई बॉन्ड बिल्कुल भी इजीली ब्रेक हो जाता है। इसलिए पाई बॉन्ड और नॉन बॉन्डेड, ये दोनों में ये भी आपको बताया था कि जो लोन पेयर और जो फ्री रेडिकल होता है वो इजीली क्या करता है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहां भी सेम टू सेम है ना, रिजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर और पाई बॉन्ड। मोर विल बी द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने ये भी बोला था कि जितना इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, यानी जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से उधर मूव करेगा, उतना क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दिया नहीं हूं। यहां पर ये क्या था, आपका एसीटेट आयंस है कि नहीं। एसीटेट आयंस क्या हो गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। पहले देखो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां था, यहां था। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा कहां चला गया, यहां चला गया, यानी कि नहीं डिस्पर्स हो गया। अगर यहां रहता तो क्या होता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता कि नहीं। लेकिन जब यहां से यहां के बीच में क्या हो गया, वह लोचा खा रहा, कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां। इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीक हो जाता है। वीक होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाता है। और उसका मैंने बताया था रिजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए। अब बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, सर ये डॉटेड क्यों देते हैं। मैं डॉटेड देने का सवाल इसलिए है कि देखो यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, क्या प्योर डबल बॉन्ड है नहीं, यानी ये दोनों को बीच में है, इसीलिए इस तरह का डॉटेड बॉन्ड आता है। यहां भी देख लो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
न तो प्योर सिंगल बॉन्ड है न ही प्योर डबल बॉन्ड है। दैट्स वाई क्या हो गया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर आ गया। सर ये डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस क्यों दे रहे हैं, सिंपल सा बात है। यहां पर ऑक्सीजन पर कोई चार्ज है नहीं, यहां पर ऑक्सीजन पर चार्ज है हाफ, एक चार्ज है, यानी ना तो प्योर 1 है न ही प्योर 0 है, यानी ये दोनों के बीच में है, इसलिए क्या हो गया, डेल्टा माइनस हो गया। फिर दूसरा आप बेंजीन का स्ट्रक्चर तो देखे ही होंगे, बेंजीन ऐसे भी कोई लिख देता है, बेंजीन ऐसे भी कोई लिख देता है, लिखता है कि नहीं, और दोनों क्या होता है, स्ट्रक्चर सही होता है, यही दोनों तो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी क्या हो गया, ये बोथ आर क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड है। यहाँ भी ये दोनों क्या है, बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोथ आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था, मैं यहाँ बोला था कि रिजोनेंस अगर होगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर में कॉन्जुगेशन और प्लेनरिटी वाला जो कंडीशन होगा मस्ट बी अप्लाइड, यानी कॉन्जुगेशन में जो जो कंडीशन था सब का सब किस में आएगा, रिजोनेंस में आएगा, तभी तो होगा। अगर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं तो रिजोनेंस भी नहीं होगा, यानी रिजोनेंस और कॉन्जुगेशन दो अलग चीज नहीं है, जस्ट उसका एक कंडीशन है। मैं यहां पर लिखा हूं कि जैसे जो भी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है ना, यहाँ पर जो भी पार्टी ए यानी चारों यहाँ पर है ना पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, सब के सब क्या होना है, फिक्स होना चाहिए। फिक्स का मतलब क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में कोई भी चेंजिंग हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं चेंजिंग हो रहा है। मैं बहुत बार बका कि नहीं, मैं यानी मैं जो भी बका सब के सब इस पर मैं बोर्ड पर लिख दिया हूँ। ऑल द एटम पार्टिसिपेटिंग शुड मस्ट बी प्लेनर, ये भी बात बोला था मैं, ऐसा तो नहीं डंडे लाया था कि नहीं, उससे मैं समझाया था कि कैसे कोई पाई बॉन्ड बनता है, यानी जो प्लेनर होगा, यानी जितना जो मॉलिक्यूल्स होगा सबके सब क्या होगा, इस बोर्ड के प्लेन में होगा। नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो गया, बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर, ऐसा ही ना हो गया, बोर्ड के अंदर और बोर्ड के बाहर क्या हो गया, नॉन प्लेनर। लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या हो गया, प्लेनरिटी की बात हो रहा है, यानी जितना जितना मॉलिक्यूल्स होगा सबके सब क्या प्लेनर होगा कि नहीं। और हम यही बोले थे कि दो रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में सेपरेटेड क्या करते हैं, इस सिंबल से। अगर ये सिंबल जहां भी रहेगा आपको दिखेगा, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ रहे हो कि नहीं, ये सिंबल ही शो करता है कि दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये भी मैं बोला था। इसके बाद क्या बोलता है कि जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड है दोनों क्या हो गया, इंटरकन्वर्टिबल होगा कि नहीं। यानी लोन पे यहां जंप किया तो आगे क्या होगा, पाई बॉन्ड मिल गया ना, यानी अल्टरनेट पर, यानी पॉसिबिलिटी हो रहा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन क्या हो रहा है, दोनों समझौता किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो अगला क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया, बॉन्ड टूटेगा तब तो अगला बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। यानी लोन पेयर क्या हो गया, पाई बॉन्ड लोन पेयर क्या होगा, मस्ट हैव इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि जितना जो एटम है सबके पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। हमने बहुत ही अच्छा तरीका से डेमो दे करके आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैसे पाई बॉन्ड पी पाई कैसे ओवरलैप करता है, पी पाई डी पाई कैसे ओवरलैप करता है, डी पाई कैसे ओवरलैप करता है, दोनों ओवरलैप आपको डेमो दे करके मैं बताया था। उसी चीज को मैं देखो यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्ड के रूप में मैं लिख दिया था। मुंह से बोलने पर क्या होता है, आप लोग सुनेंगे और भुला जाएंगे, लेकिन जब कॉपी में एक नोट्स बना लोगे तो सारा चीज जो सुनोगे वो भी माइंड में 1 by 1 आपका आ जाएगा। ऑल दैट पार्टिसिपेटिंग शुड मस्ट हैव पी एंड डी ऑर्बिटल, और क्या होता है, दोनों के दोनों ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मैं उस पर डेमो में दिखाया था कि दोनों ऐसे सामने सामने आएगा तब तो ओवरलैप करेगा, एक ऐसे रहेगा एक ऐसे रहेगा, ओवरलैप करेगा, एक ऐसे रहेगा डी तो कभी ओवरलैप करेगा नहीं, यानी दोनों क्या होगा, एक प्लेन में रहेगा। यानी पी ऑर्बिटल मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। यही तो कंडीशन था डिलोकलाइजेशन का, यानी कंजुगेशन में भी हम लोग यही तो देख रहे थे कि वहां पर क्या प्लेरिटी होना चाहिए, जस्ट सेम टू सेम वही रिजोनेंस में लिख दिया। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल क्या मस्ट हैव अनहाइब्रिड। हाँ भी बोला था कि पाई बॉन्ड जब भी बनाता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि पाई बॉन्ड जब भी बनाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, पाई बॉन्ड में इन्वॉल्वमेंट कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं करता है। इसको माइंड के किसी कोने में सेट कर लेना। फिर क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या है, हाइपोथेटिकल, यानी हमारा बनाया हुआ है। जैसे कैसे रश्मिका मंदाना नाच रही थी, आपने पिक लिया तो क्या हो गया, जिस पोजीशन पर, जैसे इस पोजीशन पर थी तो यहां पर पिक आएगा, ऐसे रहेगी तो ऐसे पिक आएगा। देख रहे हो कि नहीं, मैंने क्लिक जिस पोजीशन पर क्लिक होगा, जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा घूमते हुए आप पिक कभी नहीं उसको ले सकता है, यानी किसी एक पोजीशन पर, यानी हम एक पोजीशन पर तो पिक ले लिए कि नहीं। जैसे रिजोनेंस हो रहा था, यानी
इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी यहाँ आ रहा था, यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, यहाँ जा रहा था, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लाउड तो दिखेगा ना रॉकेट की तरह। रॉकेट कैसे पीछे धुआं दिखता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हमें दिखता है, न कि इलेक्ट्रॉन हमें दिखेगा। आप पढ़े होंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि कभी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसकी मोमेंटम यानी वेलोसिटी एक साथ आप नहीं बता सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को आप नहीं देख सकते, यानी जज नहीं कर सकते हैं। उसकी क्लाउड को को ऑब्जर्व, जो पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल बना था, कैसे बना था, उसका क्लाउड से ही बना था ना। जो पी ऑर्बिटल है उसके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन का रहने का संभावना बनता है। सेम टू सेम वैसे भी यहां भी हो गया, उसकी क्लाउड को हम देख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से कार्बन की तरफ जा रहा है, कार्बन से फिर इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इस कार्बन से फिर इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इस ऑक्सीजन से इस कार्बन की तरफ आ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मूवमेंट को देखेंगे, यानी पूरा पंखा घूमते हुए का हम पिक्चर कभी भी नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाएंगे एक पोजीशन में सेम टू सेम पोजीशन हो गया। यानी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हाइपोथेटिकल हमारा बनाया हुआ, लेकिन जो रिजोनेंस हाइब्रिड है मैं बोला था वो प्रीवियस लेक्चर में, जो रिजोनेंस हाइब्रिड है क्या करता है, पूरी मॉलिक्यूल को क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। हाइपोथेटिकल और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वही रियल होता है और वही एग्जिस्ट करता है। देख रहे हो कि नहीं, हर जगह आप देखे होंगे कि बहुत लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देता होगा, देख रहे हो कि नहीं। यानी सबके सब सही है, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, यही भी रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो गया, हाइपोथेटिकल है, यही रियल है। एक्चुअली जो बेंजीन का प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करेगा, बेंजीन का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, यही करेगा, ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी नॉर्मली रिजोनेंस क्या करता है, वही बात बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब यहाँ से ट्रांसफर हुआ यहाँ से ट्रांसफर हुआ यहाँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी मजबूत नहीं हो रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मजबूत ही नहीं हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घटेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटे का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ब्रैगडन के बराबर होता है Q इंटू V। आप लोग कहोगे सर मैं तो अभी 11th में हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो 10th में तो पढ़ाना होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। Q इंटू V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब ये घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा ना, यानी मॉलिक्यूल से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ता है। पूरी माइंड में सेट कर लेना, कोई भी मॉलिक्यूल्स का अगर उसके अंदर का एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी उसकी घटता है। यानी उसकी एनर्जी जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। मैंने आगे जाकर के ग्राफ भी ड्रा करूंगा, उसमें जब भी जो मोर स्टेबल रहेगा ना मॉलिक्यूल्स, उसका इस तरह से मैं जब ग्राफ ड्रा करूंगा तो जैसे ये एनर्जी का ग्राफ है, जहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। अगर सपोज ए और बी है कि नहीं, अगर बी ज्यादा स्टेबल है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, और ए कम स्टेबल है तो उसको ऊपर लिखते हैं। यानी जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है उसका एनर्जी कम होता है। यही होता है कि जो रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस के कारण क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है, उसके कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होता है उसका इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। सोचो रिजोनेंस कितना बड़ा फैक्टर है। यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ भी गया फिर भी क्या करता है, रिजोनेंस के कारण उसको डिमिनिश यानी उसको घटा देता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी उस पर हावी हो जाता है। यही पूरी फॉर्म है। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो। और एक इसमें एक एंटी एरोमेटिक पढ़ाएंगे, उसमें भी रिजोनेंस होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल्स हो जाता है एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाता है। अब आगे जो मैं कैटेगरी ने लिखाया था आपको, रिजोनेंस उसमें 5-6 कैटेगरी में लिखवाया था, 5-6 कैटेगरी ने लिखाया था। इस तरह का 5-6 हम कैटेगराइज करवाए थे, नहीं क्या कराए थे कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय, इस तरह से डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय लोन पेयर, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय, इस तरह से, जिसमें इस तरह से बताए थे 6 कंडीशन। आगे क्लास में ही 6 कंडीशन का पूरा भरपूर मात्रा में क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों का। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ये क्या हो गया, टाइप ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, टाइप ऑफ रिजोनेंस हो गया। 1 2 3 4 5 6 नहीं था, आप देख लेना पीछे प्रीवियस जो नहीं था कंजुगेशन वाला में टाइप जो था उसमें मैं करवाया था। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना, कॉपी कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो यार मस्ट भी सब्सक्राइब करना, लोगों से भी सब्सक्राइब करवाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद करना और छोड़ देना, लोगों से भी करवाना, लोगों के पास शेयर करना। मैं जितना मोटिवेट होऊंगा उतना एनर्जी से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं प्रॉमिस किया हूं कि 2 बुक सोल्व करूंगा। और
सीट के तो बात ही छोड़ दो, एकदम पूरी मज़ा दूंगा, कोटा का पूरा मज़ा यहाँ आपको मिलेगा। जल्दी से कॉपी करो, पॉज करो, कॉपी करो। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कॉपी हो गया, जल्दी से वीडियो को पॉज कर लेना। ये सब नोट्स लिखने, देखो मैं बका उस सारा चीज़ को मैं लिख दिया। कभी भी मैं ऑफलाइन क्लास में पूरा चीज़ को मैं नहीं लिखता हूँ यार, इतना थोड़ी मैं थ्योरी ऑफलाइन में लिखा था। मैं जितना बक दिया, सुना, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता। जो टाइप ऑफ है ना रिजोनेंस में लिखा हूँ, इसमें मैं प्रैक्टिस कराता और आगे बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर मैं क्या सब चीज़ में लिख दिया हूँ। जल्दी से पॉज कर लो, लिख लो। थैंक यू।